नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि हम डेटा के साथ और वर्कशीट के साथ क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह की चीज़ें हम वर्कशीट में इंक्लूड कर सकते हैं। अभी तक हमने फॉर्मूलाज पर सबसे पहले हमने देखा था कि कैसे इसमें डेटा इंसर्ट करा जाता है वर्कशीट में। आपको पता है कि एक्सेल जो है इसमें इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एक वर्कबुक आती है, राइट? और वर्कबुक में हमें 3 वर्कशीट्स मिलती हैं और ये वर्कशीट जो है वो रो और कॉलम से मिलकर बनती है। कई सारे रोज और कई सारे कॉलम्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वर्कशीट आपको 3 मिलती हैं। इसके अलावा भी आप जरूरत पड़ने पे और वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी वर्कशीट को चुनकर उसको डिलीट करना है, रीनेम करना है या मूव और कॉपी भी किया जा सकता है। तो आज हम ये सब चीजें भी देखेंगे कि जो वर्कशीट हम बनाते हैं, है ना, तो ये जो वर्कशीट हम क्रिएट करते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं न्यू वर्कशीट, हम वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं, हम इसको मूव और कॉपी कर सकते हैं। मूव और कॉपी करते वक्त हम बता सकते हैं कि इसको हमें कहाँ प्लेस करना है। हम वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है वर्कशीट जो है वो कई सारे रोज और कॉलम से इस तरह से आपकी वर्कशीट नजर आती है, ठीक है। कई सारी रोज और कॉलम्स इसमें होती हैं। हर एक रो का एक नंबर है, हर एक कॉलम का भी एक नाम है। जैसे हमारे जो कॉलम्स हैं वो हमें मिल रहे हैं ABCDEF एंड सो ऑन। इस तरह से रोज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। हर एक रो और हर एक कॉलम के इंटरसेक्शन पर हमें मिलता है एक सेल, है ना। जैसे सेकंड रो में 2A 2B इज अ सेल, 2C एक सेल है। इसी तरह अगर हम फोर्थ रो की बात करें तो 4A 4B 4Z 4A इस तरह से कितने सारे सेल्स हैं, राइट? तो मल्टीपल सेल्स हैं और आपको पता है इन सेल्स में हम डेटा जो जैसा भी सेल का फॉर्मेट, सेल के बॉर्डर्स, सेल की शेडिंग, सब चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो हमने करा भी है। आप किसी भी सेल पर जब जाएंगे, है ना, जैसे कि यहां पर है हम, ये कौन सा है, ये है C कॉलम और 3 रो, तो इसका नाम क्या हो गया C3। तो यहां पर हमारे पास आता है एक नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में हमें डिस्प्ले होता रहेगा C3 कि अभी हमने C3 पर क्लिक कर रखा है। मान लीजिए हमने इस वाले आगे वाले सेल पे क्लिक किया तो यहाँ C3 की जगह D3 नजर आ जाएगा। तो नेम बॉक्स में आपको नेम नजर आता है। और आपने लेट से इस सेल में लिखा 56, तो यहाँ पे आपको मिलती है आगे नेम बॉक्स के फॉर्मूला बार और जिसमें आपको 56 नजर आता रहेगा। अगर इस 56 के पीछे कोई फॉर्मूला है तो यहाँ 56 नहीं, यहाँ पर आपको फॉर्मूला नजर आएगा, जो भी कुछ फॉर्मूला इसके पीछे है, राइट? तो आप वर्कशीट्स के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं। आप इन रोज और कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। इनकी हाइट और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें आपने डेटा पे करी हुई हैं। इसके अलावा डेटा को आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने देखा डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं, डेटा को हम फिल्टर कर सकते हैं। कई सारे डेटा में से हम जो फिल्टर डेटा है, अगर हमें कुछ सेलेक्टेड डेटा चाहिए तो वो रिट्रीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर टूल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सपोर्ट द डेटा। यानी कि अगर कोई बाहरी फाइल है उसमें हमारा डेटा है तो हम गेट एक्सटर्नल डेटा जो टूल है उसकी मदद से डेटा बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, हम अपना डेटा बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी कोई फाइल हमें जनरेट करनी हो, ठीक है। गेट एक्सटर्नल डेटा हमने किया था, मतलब हमने कोई फाइल बाहर पड़ी है जिसमें हमारा डेटा लिखा हुआ है, उस फाइल को हमने यहाँ इंपोर्ट कर लिया इस गेट एक्सटर्नल डेटा की मदद से। इसके अलावा हमने डेटा पर सब टोटल्स परफॉर्म किए।
सब टोटल क्या होता है? इस सब टोटल के माध्यम से आप डेटा को बेसिकली क्या कर रहे हो? ग्रुप कर रहे हो, ग्रुप करके और इसको देख रहे हो कि भाई इस पर्टिकुलर, जैसे हमने इसमें सेल्समैन का डेटा लिया था, तो हमने ग्रुप करके देखा कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर सेल्समैन के लिए कितनी सेल्स हो रही है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट है, अब मैं ग्रुप करके देखना चाहूँ कि हिंदी या साइंस सब्जेक्ट वाइज ग्रुप करना चाहूँ या किसी और किसी स्टूडेंट के ग्रुप करके देखना चाहूँ, तो इस तरह से डेटा को देख सकते हैं। इसके अलावा हमने डेटा वैलिडेशन परफॉर्म किया था, क्योंकि भाई डेटा एंटर हो रहा है तो सही डेटा एंटर हो, ये इंश्योर करने के लिए एक टूल जो है वो है डेटा वैलिडेशन टूल। डेटा वैलिडेशन टूल में हम ये बताते हैं कि इन सेल्स में हम सबसे पहले कुछ सेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ रोज या कुछ कॉलम्स जिनमें हमें पता है कि इस तरह का डेटा आने वाला है, या हम एक रो सेलेक्ट कर रहे हैं या हम कुछ सेल्स सेलेक्ट कर रहे हैं जिनके लिए डेटा हम एंट्री करने वाले हैं, तो हम पहले से ही उन सेल्स पर बता सकते हैं कि उनमें किस तरह का डेटा एंटर हो। जैसे मान लीजिए मैं कुछ कॉलम्स हैं सी, डी और ई, इनमें हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स एंटर करने वाली हूं, तो मैं इन कॉलम्स को चुन लूंगी और इस पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर दूंगी। क्या कर दूंगी? मैं इसमें एंट्री कर दूंगी कि इन सेल्स में क्या इनपुट होगा, केवल मार्क्स इनपुट होंगे, तो मैं बता दूंगी कि इसमें डेसिमल वैल्यूज आएंगी बिटवीन 0 to 100। ठीक है, तो अगर गलती से हमने रॉन्ग नंबर इनपुट कर दिया कि मार्क्स थे 99 और हमने 3 बार 999 लिख दिया, तो ये 100 से ऊपर हो गया, तो यहां पर हमारे पास एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो डेटा वैलिडेशन में हम बताते हैं कि कौन सा डेटा इनपुट हो सकता है, इनपुट मैसेज भी हम दे सकते हैं और एरर मैसेज भी हम दे सकते हैं कि अगर गलत डेटा एंटर हुआ तो क्या एरर मैसेज मिलेगा, और इनपुट करते वक्त भी अगर हम कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो हम इनपुट मैसेज में दे सकते हैं। तो 3 टैब्स आते हैं डेटा वैलिडेशन में। इनपुट मैसेज क्या होगा, किस तरह का डेटा एंटर होगा, और एरर मैसेज क्या होगा, यानी कि अगर गलत डेटा भर दिया तो वहीं कि वहीं उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको वहीं कि वहीं मैसेज दिखाना है कि भाई आपने एरर कर दी है, गलती कर दी है, डेटा भरने में गलती करी है। राइट, तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास एक टूल है गोल सीक। इस गोल सीक टूल के माध्यम से हम व्हाट इफ एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस कि अगर ऐसा होगा, इसके माध्यम से हम अलग अलग सीन्स क्रिएट करते हैं कि अगर डेटा ऐसा होगा तो ये कैसा नजर आएगा, अगर ये चीज इतनी होगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कई सारा डेटा है और उसके बेसिस पर हम किसी रिजल्ट पर आए हैं। तो अगर मुझे रिजल्ट ये चाहिए, यानी कि मेरा गोल ये है कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, तो मुझे हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना होगा, इस तरह का सीन हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल सीक। गोल सीक में क्या होता है, व्हाट इफ एनालिसिस के गोल, आप गोल, इसमें आप ये नहीं बताते कि क्या क्या होगा, आप ये बताते हो कि भाई मुझे ये चाहिए और इसको पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। इस तरह की चीज हम गोल सीक के अंदर करते हैं कि अगर आउटपुट ये चाहिए, गोल ये है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों में चेंजेस करने होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम डेटा की, हम समराइज्ड डेटा जो है, समराइज रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, समराइज डेटा क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए एक टूल होता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के माध्यम से आप डेटा की समरी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अलग अलग टूल्स हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, एक्सेल में, जिनके माध्यम से आप डेटा पर बहुत तरह की चीजें कर सकते हो। उसके अलावा आपने फॉर्मूला, फंक्शंस, अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस के लिए आपने ये चीजें काम में ली। आपने डेटा पर चार्ट तैयार करा, अलग अलग तरह के चार्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम वर्कशीट्स को तरह तरह से मूव करना है, इंसर्ट करना है। ये छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। हम ये सारी चीजें तो सीख गए, टूल्स तरह तरह के, लेकिन वर्कशीट को हैंडल करना भी आना चाहिए। तो जैसे किसी भी वर्कशीट पर हम हैं, उसमें आपको नीचे टैब्स नजर आते हैं। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 है ना, ये एक और शीट आ रही है, और ये शीट 4। तो ये हमारी क्या है, अलग अलग शीट्स हैं। अब जैसे मैं इस शीट को रीनेम करना चाहूं तो मैं क्या करूंगी, जब आप शीट के नाम पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे, एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा जिसमें से आप इंसर्ट कर सकते हैं न्यू वर्कशीट, डिलीट टू डिलीट वर्कशीट, रीनेम टू रीनेम अ वर्कशीट। वर्कशीट को मूव या कॉपी करना है तो मूव और कॉपी। एक हमारे पास टूल है, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट शीट। अगर किसी वर्कशीट को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं ये मेरी फाइल किसी को दे रही हूं या कोई और इस पे काम करने वाला है और मैं नहीं चाहती कि इस वर्कशीट पर कोई भी कुछ और काम करे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको ही हम प्रोटेक्ट करके देखते हैं। प्रोटेक्ट शीट हमने कहा। अब हम एक पासवर्ड के द्वारा अपनी शीट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो लेट्स से इसमें एक पासवर्ड लगाना होगा। मैंने 1 2 3 एक पासवर्ड लगाया। ठीक है, नीचे हमारे पास परमिशंस भी आ रही हैं कि अगर कोई यूजर इसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, और अनप्रोटेक्ट करने के लिए ये पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि मेरे अलावा किसी और को पता नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कर सकता है, अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू सेलेक्ट सेल्स। फॉर्मेट कर सकता है, नहीं कर सकता, कॉलम्स को फॉर्मेट कर सकता है, नए कॉलम्स इंसर्ट करना या रोज इंसर्ट करना या डिलीट करना, ये सब काम कर सकता है कि नहीं, सॉर्ट कर सकता है क्या डेटा को। तो ये अलग अलग परमिशंस आप जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप दूसरे यूजर को क्या परमिशन देना चाहते हो, क्या कर सकता है वो। तो ये चेक बॉक्स आ रहे हैं ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपने कोई चेक बॉक्स क्लिक करा, उस पे चेक का निशान आ गया, इसका अर्थ ये है कि आप दूसरे जो यूजर्स हैं उनको ये परमिशन दे रहे हो कि वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और जिस पे भी आपने क्लिक किया है वो परमिशन आप यहां से दे सकते हो। ओके करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ओके कर दिया। री एंटर करना है पासवर्ड 1 2 3 मैंने डाला, कोई भी पासवर्ड जैसे मेरा नाम है या कुछ भी वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके और कुछ लिखती हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने कोई की प्रेस करी एक एरर मैसेज आ गया। वो क्या, कि जिस वर्कशीट में आप टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सेल में आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोटेक्टेड है, वो वर्कशीट रीड ओनली है, तो मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मॉडिफाई करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, अनप्रोटेक्ट, और अनप्रोटेक्ट करने के लिए क्या डालना होगा, पासवर्ड। ठीक है, तो देखिए कुछ भी नहीं कर पा रही मैं। लेट से मैं कोई मेरी इस फाइल में फेरबदल करना चाहे, 5000 को 6000 करना चाहे, नहीं कर पाएगा। ये एरर मैसेज आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई शीट प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये शीट 4 को मैंने प्रोटेक्ट किया था, इसको अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करा और अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अनप्रोटेक्ट शीट। अनप्रोटेक्ट करते वक्त आपको पासवर्ड देना होगा सही। अगर आपने गलत पासवर्ड दिया तो एरर दिखा देगा, जैसे मैं दे रही हूँ 1 2 3 4। ओके किया, ये देखिए द पासवर्ड यू सप्लाइड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कि आपने जो पासवर्ड दिया वो सही नहीं है। ठीक है, वापस से ट्राई करते हैं, आपकी बार सही पासवर्ड डालते हैं 1 2 3। ओके किया, ये देखिए। ठीक है, अब अगर मैं ये 5000 को 6000 करना चाहूं तो मैं कर पाई, है ना। पहले नहीं कर पा रहे थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शीट
प्रोटेक्टेड थी। कैसे करते हैं शीट को प्रोटेक्ट? कोई भी शीट है उस पर राइट क्लिक करिए, प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन चुनने पर आपको पासवर्ड देना होगा और ये पासवर्ड याद भी रखना होगा, नहीं तो आप अपनी शीट में कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और प्रोटेक्ट करते वक्त आप ये भी बता सकते हैं इन चेक बॉक्स पे क्लिक करके कि जो दूसरा यूजर है जो आपकी प्रोटेक्टेड शीट में काम कर रहा है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो शीट पर जब आप राइट क्लिक करते हैं, ये जो शीट का नाम आ रहा है नीचे टैब दिखाई दे रहा है शीट नेम का, तो उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहां से इंसर्ट, न्यू शीट, डिलीट द सेलेक्टेड शीट, रीनेम, मूव कॉपी, प्रोटेक्ट शीट, ये सब आता है। आप शीट को हाइड भी कर सकते हैं, हाइड ऑप्शन आ रहा है, शीट हाइड हो जाएगी, नहीं दिखेगी, फिर अनहाइड करके आपको उसको अनहाइड करना होगा, फिर दिखने लग जाएगी। तो न्यू शीट इंसर्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट करने पर ये देखिए ये वर्कशीट का ऑप्शन आ रहा है, हमने कहा ओके, ये देखिए ये शीट 5 इंसर्ट हो गई। इसको हमने डिलीट करना चाहा, डिलीट हो गई। मान लीजिए ये शीट 4 जो है इसको मैं रीनेम करना चाहती हूँ तो रीनेम कमांड चुन लेंगे। रीनेम करने पर हम इसका नाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने, डेटा चार्ट एक नाम जो था शीट को, पहले तो बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2 इस तरह से आता है, लेकिन अगर हम इसको कोई सही नाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अब मूव और कॉपी, ठीक है, शीट चुन ली हमने, मूव और कॉपी कमांड दिया, तो ये मूव और कॉपी यहां से हम करेंगे। अब यहां पर हम बता रहे हैं कि ये जो शीट हम मूव या कॉपी करना चाहते हैं ये हमें कहां पर मूव या कॉपी करनी है, इसी वर्कबुक में या न्यू वर्कबुक में। ये देखिए यहां पर आ रहा है न्यू बुक, या फिर एक जो शीट है हमारी, ये जो वर्कबुक है उसका नाम आ रहा है, हम वहां पर भी मूव कॉपी कर सकते हैं, और अगर न्यू में चाहिए तो न्यू। ठीक है, अगर हम इसी वाली वर्कबुक में इसको मूव या कॉपी करना चाहते हैं तो कहाँ करना चाहते हैं, बिफोर शीट 1, बिफोर शीट 2, शीट 3, ये हमें बताना पड़ेगा। और अगर हमें मूव नहीं करनी, हमें कॉपी क्रिएट करनी है तो क्रिएट अ कॉपी के चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स पर हमें क्लिक करना होगा। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने से हमारी वर्कशीट की कॉपी क्रिएट हो जाएगी, मूव नहीं होगी, वो कॉपी हो जाएगी, यानी ये वर्कशीट भी रहेगी और वहां पर भी एक और वर्कशीट आ जाएगी। कहां पर, जहां पर भी हमने सेलेक्ट किया है। जैसे अगर हमने शीट 3 का चुनाव किया तो शीट 3 से पहले ये कॉपी हो जाएगी। करके देखते हैं, ओके किया हमने, ये देखिए शीट 3 से ठीक पहले डेटा चार्ट 2 करके ये वर्कशीट आ गई और ये हमारी ओरिजिनल वर्कशीट। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो शीट का नाम आता है इस पर राइट क्लिक करके इसको इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी या प्रोटेक्ट या हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्कशीट के ऑप्शंस थे कि हम वर्कशीट को कैसे हमें इंसर्ट करनी है या नई वर्कशीट डालनी है। तो ये सारे ऑप्शंस आप वर्कशीट को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, किसी दूसरी वर्कबुक में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वर्कशीट को हैंडल किया जाता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने देखा कि वर्कशीट को हम इंसर्ट कर सकते हैं, नई वर्कशीट डिलीट भी कर सकते हैं, उसका नाम हमें चेंज करना है तो रीनेम कमांड देना होगा, और हम अपनी वर्कशीट को मूव और कॉपी कर सकते हैं किसी दूसरी वर्कबुक में, या फिर इसी वर्कबुक में किसी वर्कशीट के बाद या किसी वर्कशीट से पहले। मूव करने से वहां से मूव हो जाएगी और जो हमारा टारगेट है वहां पर दिखाई देगी, और कॉपी करेंगे तो ये वर्कशीट रहेगी, यही वर्कशीट दूसरी जगह कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हम वर्कशीट के साथ कर सकते हैं। राइट, अब हम डेटा की बात करते हैं। डेटा को सॉर्ट करके देख लिया, अरेंज कर लिया हमने उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, फिल्टर कर लिया, यानी कि जो डेटा है उसमें से सेलेक्टेड डेटा हमने फिल्टर करके ले लिया। बाहरी डेटा कुछ है, कोई फाइल में पड़ा है डेटा, उसको हमने गेट एक्सटर्नल डेटा से यहाँ इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करते वक्त हमने बता दिया कि भाई जो डेटा है वो कैसे डिलिमिटेड है, यानी उस फाइल में स्पेस के साथ डेटा को सेपरेट किया हुआ है, या कॉमा से, या किसी और साइन से। ठीक है, और हम साथ ही साथ अलग अलग जो कॉलम्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग के, इसमें टेक्स्ट है, न्यूमेरिक डेटा है, या फिर डेट है, क्या है, किस तरह का डेटा है, वो भी हमने बता दिया। ठीक है, डेटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा तो आप उसको सॉर्ट या फिल्टर या कुछ भी कर सकते हो। डेटा पर आप सब टोटल्स यानी कि ग्रुप करके उनको देख सकते हो। ठीक है, डेटा वैलिडेशन से हम ये कर सकते हैं कि भाई जो डेटा हम एंटर करने जा रहे हैं जिन सेल्स में, उनमें क्या डेटा एंटर हो। अगर गलत डेटा एंटर होता है तो क्या एरर मैसेज दिखाना है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं समराइज डेटा की, जो कि हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल। ठीक है, पाइवट टेबल जो है या पाइवट चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जब हमें बहुत सारा डेटा है, और जनरली ऐसा ही होता है सब जगह, जहां पर भी, एक तो सब जगह डेटा से डील करना होता है। अगर हम किसी कंपनी के की बात करें तो वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा होगा। अगर हमें स्कूल, कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऐसी जगह की बात करें जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, उनका बहुत सारा डेटा होगा, उनकी पर्सनल डिटेल, उनकी मार्क्स की डिटेल, उनकी फीस की डिटेल, राइट, उनके अचीवमेंट्स की डिटेल, तो वो बहुत सारा डेटा होगा। तो काफी सारा जब डेटा होता है और उसमें हमें डेटा की कुछ समरी चाहिए, है ना, बहुत सारे डेटा को हम चाहते हैं सारा डेटा रहे, ठीक है, लेकिन उसकी एक समरी क्रिएट हो जाए ताकि उस डेटा को एनालाइज करना आसान हो जाए। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करी थी सेल्स की, तो हमने तो केवल क्या करा, 3 सेल्समैन और 3-4 आइटम्स की एंट्री करके आपको समझाया कि कैसे करा जाता है डेटा को ग्रुप। लेकिन सोचिए जो सेल्स कंपनी होगी उसके पास तो सेल्स का कितना डेटा होगा, हर महीने कितनी कितनी सेल हो रही है उसका पूरा डेटा होगा, तो डेटा बहुत ज्यादा होगा। अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में तो बहुत सारा डेटा होगा, कौन सा आइटम कब, कितना उसका अमाउंट टोटल, बहुत सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, और बहुत सारे आइटम्स होंगे, बहुत सारी रोज होंगी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे। तो इस तरह के डेटा को अगर हम एनालाइज करना चाहें, हम देखना चाहें कि इस ईयर हमारी सेल क्या रही, कैसी रही, वो एनालिसिस करने के लिए, और इतने सारे डेटा में से, तो उसमें हमें ये पाइवट टेबल जो है वो हेल्प करेगी। पाइवट टेबल में हम क्या करते हैं, जब हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं, पाइवट टेबल हम किस पे करेंगे, ये जो हम कह रहे हैं हमारा बहुत सारा डेटा है, इस पर हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा, हमें खुद ड्रॉ करनी होगी ये अपनी पाइवट टेबल। हमें बताना होगा कि हम, जैसे मान लीजिए मैं ईयर वाइज देखना चाहती हूँ कि कैसे सेल्स का हो रहा है ना, या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे सेल्स का डेटा आगे बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, या मंथली में देखना चाह रही हूँ कि हर महीने कैसा ग्राफ रहा, क्या रहा, हमारी सेल्स का डेटा आंकड़ा कैसा रहा। तो वो सब चीजें आप पाइवट टेबल से कर सकते हैं, राइट। तो अभी तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा ही डेटा है, इसी सैंपल डेटा पर हम पाइवट टेबल आपको क्रिएट करना सिखाते हैं, राइट। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है ये
जहां पर कुछ वीट कंजम्पशन, इस पर हमने चार्ट भी बनाया था। और अब इसी डेटा को चलिए काम में लेकर देखते हैं पाइवट टेबल कैसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ईयर है, हमारे पास कंट्रीज हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज आ रही हैं, तो यहाँ पर हम दे देते हैं कंट्री भी हमने दे दिया। ठीक है, कि ये कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है। इसके ऊपर अगर हम बनाएं पाइवट टेबल, चलिए ट्राई करते हैं। तो इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया इंसर्ट देन पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। तो हम यहाँ से चुन रहे हैं पाइवट टेबल। अब इस पाइवट टेबल विजार्ड में ये हमसे बोल रहा है कि सबसे पहले आपको टेबल या डेटा जो है उसका चुनाव करना है। ये डेटा यहाँ पर है तो यहाँ से चुन लीजिए। और एक और ऑप्शन आ रहा है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर हमारा डेटा जो है वो किसी फाइल में लिखा हुआ है तो वहां से भी हम पढ़ सकते हैं, वहां से भी उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इस पर क्लिक करा हमने और ये हमारा जो डेटा है इसको चुन लिया हमने। ठीक है, ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें बताना है कि हम ये पाइवट टेबल रिपोर्ट कहाँ रखना चाहते हैं, नई वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग में। तो हमने कहा न्यू, ओके करते हैं। न्यू वर्कशीट हमने लिया, ओके किया। ठीक है, अब ये देखिए नई वर्कशीट आ गई है और इसमें पाइवट टेबल टूल्स के ऑप्शंस और डिजाइन ये ऐड हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये इसमें अलग अलग सेल है, आपको यहाँ कुछ लिखना है, क्या करना है। यहाँ पर हमारे पास पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ रही है। अब यहां से हम फील्ड को क्लिक करके, जैसे कि ईयर दिखाना है हमें ऊपर, ठीक है, क्या दिखाना है हमें वो चीज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे अगर हमने ये चारों सेलेक्ट कर लिए तो इस तरह से आएगा हमारे पास सम ऑफ ईयर, सम ऑफ इंडिया, सम ऑफ यूएसए, सम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर हमें ईयर का सम नहीं चाहिए, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आपको ये पूरी डिजाइनिंग खुद ही करनी है। और आप इसमें जैसे सम आ रहा है, सम की जगह आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। ये पूरा यहाँ से, ये देखिए ये जो पैनल है राइट हैंड साइड पर, इसको बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए ये पैनल जो आ रहा है, यहां से आप डिजाइनिंग करेंगे अपनी पाइवट टेबल की, कौन सी फील्ड दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी, वो चीज बताएंगे। यहाँ पर जो चेक बॉक्सेस हैं उन पर हम क्लिक करके बताएंगे कि ये जो फील्ड है ये हमें रिपोर्ट में ऐड करनी है और ये नहीं करनी। अब हमने यहाँ पर इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ले लिया और हमने रिपोर्ट के फिल्टर में इस तरह से ड्रैग करके हम डाल सकते हैं। वैल्यूज में हमें क्या देखना है, जैसे कि अगर हमें सम ऑफ ईयर नहीं देखना तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट का फिल्टर हमने लगा दिया ईयर वाइज। कॉलम की लेबल्स हमें क्या रखनी है, समेशन रखनी है, कुछ और रखनी है, वो हम बताएंगे। हम रो के जो लेबल्स हैं वो भी हम बता सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है ना सम ऑफ इंडिया, तो अगर आपको केवल इंडिया दिखाना है तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ड्रैग करके आप ये सब चीजें डाल सकते हैं।
यहां से आप ये ड्रैग करके और इस तरह से डालेंगे, ठीक है। और अगर कभी भी आपको हटाना है तो रिमूव कर दीजिए, रिमूव फील्ड, यहां पर रिमूव फील्ड। और अगर मान लीजिए मुझे ईयर डालना है तो ये इस तरह से। अभी क्या हुआ, रो लेबल्स में हमने ईयर डाला तो ये रो लेबल आ रही है ईयर की, जिसमें कि इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा जो डेटा है हमारा वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये अपने अनुसार आपको डिजाइन करनी होगी कि आपकी जो पाइवट टेबल है वो कैसी दिखनी चाहिए। यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, और अगर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सम ऑफ जो वैल्यूज आ रही हैं, ये देखिए मूव डाउन, आप इसको मूव डाउन या अप कर सकते हैं, मूव टू एंड, अलग अलग तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, रो लेबल्स में हमने ईयर डाला है, हमें नहीं चाहिए, हम इसको हटा सकते हैं। देखिए इस तरह से दिखेगा अगर हम केवल ऐसा रखें इस तरह से, और अगर यहाँ से ईयर लगा दिया तो सम ऑफ ईयर भी आ जाएगा, लेकिन ईयर का सम नहीं चाहिए हमें, तो क्या चाहिए, ईयर वाइज डेटा चाहिए। तो ये हमने रो लेबल्स में ईयर लगा दिया। ठीक है, तो ये हमने, ये जो आपको दिख रही है ये एक पाइवट टेबल बनाई है। आप जिस तरह से भी बनाना चाहते हैं आप उस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डेटा था उस पर ये बेस्ट पॉसिबल हमारी बन सकती है। अगर हम ऐसा करते कुछ के अलग अलग कंट्रीज के नाम दे देते और रैंडम आता रहता हमारा डेटा, जैसे कि कुछ इस तरह से यहां पर हम करते कि जैसे हमने यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हम क्या करते ईयर लिखते जाते और यहाँ पे केवल कंट्री लिखते और फिर डेटा सप्लाई करते जाते, तो एक अलग तरह की रिपोर्ट हम बना सकते थे। ठीक है, अभी ये देखिए ये रिपोर्ट हमारी इस तरह से बनी है। तो ये अलग अलग ईयर्स का डेटा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और ग्रैंड टोटल भी इनका आ रहा है, जो हमने डेटा दिया उसके अनुसार इस तरह से आ रहा है। अब कभी भी हमें कोई देखना है कि केवल हमें लेट से 2020 का डेटा देखना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं जैसे हम फिल्टर करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं, हम उस तरह से भी देख सकते हैं कि भाई सारा डेटा क्या है और उनके ग्रैंड टोटल्स देखने हैं। तो पाइवट टेबल में आपके पास तरह तरह के ऑप्शंस आते हैं। अगर हम डेटा को अलग तरह से प्रिपेयर करते तो हमारी पाइवट टेबल हम थोड़ी सी और डिफरेंट कर सकते थे, जिसमें कि हम सेलेक्ट करते कि कौन सी कंट्री है और फिर उस कंट्री के हिसाब से हमें डेटा दिखाई दे सकता था। जैसे कि यहां पर लेट से हम ईयर अगर हटा दें और यहां पर हम ले आए इंडिया, ये देखिए, तो ये हमारी पाइवट टेबल इस तरह की हो गई कि हम कौन सा डेटा देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिजाइन करनी है अपनी पाइवट टेबल, और जैसे आप डिजाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये नजर आ जाएगी। अब ये हमने यहाँ पर रो लेबल्स में कुछ भी नहीं डाला, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये सम आ रहा है कि इंडिया में टोटल इतना, यूएसए में इतना और ऑस्ट्रेलिया में इतना। अलग अलग फिल्टर्स लगा के हम इस चीज को कर सकते हैं। और अगर हमने रो लेबल्स में ईयर डाल दिया तो ईयर वाइज हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो 1991 में इंडिया का सम कितना रहा, 78। अब डेटा बहुत ज्यादा होता, जैसे मंथ का भी डेटा होता और फिर हमें पूरे साल का कैलकुलेट करके देखते, तो हम ज्यादा अच्छे से इसको कर सकते थे। ये हमने फिल्टर लगा दिया इधर ईयर का, तो फिल्टर लगाने के बाद हमें टोटल समेशन जो है वो नजर आ रहा है। ये देखिए अब हमारी जो टेबल है पाइवट टेबल वो इस तरह से आ रही है। अभी ईयर क्या आ रहा है, ऑल,
अगर मैं 1991 पे क्लिक करूंगी और ओके करूंगी तो ये केवल 1991 का डेटा दर्शाएगा। अगर मैंने कहा 2000 और ओके किया तो ये देखिए यहाँ पे केवल 2000 का डेटा आएगा। और अगर मैंने कह दिया ऑल, ओके किया, तो यानी कि सभी ईयर्स का टोटल डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो थोड़ा सा जैसे ही हम चेंज करते हैं ना पाइवट टेबल के इस डिजाइनिंग में, तो हमारा जो रिपोर्ट जनरेट होती है, जो समराइज डेटा जनरेट होता है, वो भी अलग तरह का होता है। मैंने यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में ईयर डाल दिया, तो अब हम ईयर वाइज फिल्टर कर पा रहे हैं। थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, तो हम इन तीनों के बेसिस पर भी देख पाते। ये देखिए, अब जैसे मैंने यहां से कहा इंडिया और किसी उसको ओके किया, तो केवल उस समय का डेटा आ रहा है, क्योंकि मैंने इंडिया में फिल्टर लगा दिया 67। ठीक है। अगर ईयर वाइज देखना है तो ईयर के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो अलग अलग तरह से हम पाइवट टेबल में चेंजेस करके अलग अलग तरह की डेटा समरी क्रिएट कर सकते हैं। राइट। जब डेटा बहुत ज्यादा होता है तो पाइवट टेबल अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करके और डेटा का समरी क्रिएट करी जाती है। डेटा को एनालाइज करना है, डेटा आपको समझना है क्या पैटर्न चल रहा है, तो पाइवट टेबल बहुत ही अच्छा टूल है जिससे हम डेटा की समरी क्रिएट कर सकते हैं। राइट। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।